नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन की वर्षगांठ कल और पोर्ट ब्लेयर में ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्कूबा डाइविंग के प्रस्तावित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के संबंध में तीसरी समीक्षा बैठक कल पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुई। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी की अध्यक्षता में राजनिवास में हुई इस तीसरी समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव और प्रशासन और कमान के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रस्तावित स्कूबा डाइविंग विश्व रिकॉर्ड बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई ताकि द्वीप समूह को हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रीमियम डाइविंग और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। बैठक में कई स्कूबा डाइविंग विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निर्णय लिए गए, जिसमें स्थान, लॉजिस्टिक और लक्षित किए जाने वाले विश्व रिकॉर्ड शामिल है। अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा ने 12 जुलाई को कालीघाट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से दक्षिण अंडमान के कालीघाट के सामुदायिक हॉल में वृद्धजन चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल शिविर और मोटे अनाज श्री अन्न पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण व्यापक स्वास्थ्य जांच, होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श और मोटे अनाज श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभों पर सलाह थे। क्षेत्र की आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों और इसके व्यंजनों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में नैदानिक जांच और रक्त परीक्षण के माध्यम से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और एनीमिया के लिए वृद्ध रोगियों की जांच और बुजुर्ग रोगियों की आंखों की जांच भी शामिल थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओमकार सिंह उपस्थित थे, जबकि कालीघाट ग्राम पंचायत के उप प्रधान अमन थलाई विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर ओमकार सिंह ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाने के लिए इस तरह के आउटरीच शिविर के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गाराचरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की योग प्रशिक्षक आर ज्योति द्वारा योग और प्राणायाम प्रदर्शन के साथ हुई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोलदारी की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कीर्ति ने मोटे अनाज के लाभों पर जागरूकता वार्ता की। आयुष अस्पताल की पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा ने बुजुर्गों में होने वाली गैर संचारी बीमारियों और उनके जोखिम कारकों के बारे में संक्षेप में बताया और उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति से अधिकतम लाभ उठाने की सलाह दी। शिविर में कुल 26 वरिष्ठ नागरिकों और 47 अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन का पहला वर्षगांठ कल मनाया जाएगा। यह टर्मिनल भवन कल अपने उद्घाटन के पहला वर्ष पूरा करेगा। 18 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अनूठे स्टेट ऑफ आर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल भवन 40,837 वर्ग मीटर में बना हुआ है। यह व्यस्त अवधि के दौरान 1,200 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखता है और साल में
50 लाख यात्री यहां प्रवेश करते हैं। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन को शेल के आकार में बनाया गया है। इसमें 28 चेकिंग काउंटर, 12 इमिग्रेशन काउंटर, 3 यात्री बोर्डिंग ब्रिज और 3 कॉन्वे बेल्ट मौजूद है। बीते 1 वर्ष में भारतीय पत्तन प्राधिकरण ने इसमें सुरक्षा, मजबूती और आधुनिक विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं का विकास किया है। संचालनात्मक डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नागरिक विमानन ढांचागत विकास, पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी का ग्रेड 3 से 2 में अपग्रेड और कमर्शियल हॉट स्पॉट के तौर पर हवाई अड्डे का विकास बीते 1 साल की उपलब्धि है। इस साल नवंबर माह से कोलालमपुर से पोर्ट ब्लेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू होने का अनुमान है। इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का संचालन पाइपलाइन में है, जो टर्मिनल भवन में यात्रियों की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करेगा। पहला उद्घाटन वर्षगांठ का दीप प्रज्वलन समारोह एक नए टर्मिनल भवन के प्रस्थान हॉल में कल सवेरे 10 बजे आयोजित होगा। इस सिलसिले में विमानपत्तन प्राधिकरण ने सृष्टि कम्युनिकेशन और नारायण हेल्थ सिटी बेंगलुरु के सहयोग से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुराने टर्मिनल भवन में कल से 20 जुलाई तक हृदय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रखा है। शिविर में हृदय की निःशुल्क जांच होगी और यह आम जनता के लिए खुली रहेगी। कल सवेरे 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक शिविर में लोग भाग ले सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 19 কোটি 67 লাখের থেকে অধিক কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। খরিফ ফসল বীমার জন্য শীঘ্র পঞ্জীকরণ করান। ব্যাংক শাখা, বীমা সংস্থা, জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पोर्ट ब्लेयर के राधा गोविंद मंदिर में कल कर्क संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ और भजन कीर्तन तथा महाभोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूरे परिजनों के साथ पूजा अर्चना में भाग लिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव की उपासना करने से विशेष लाभ होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और जलीय कृषि गतिविधियों के विविधीकरण के भाग के रूप में प्रशासन के मत्स्य विभाग ने दक्षिण अंडमान के कोड़ियाघाट के राजीव गांधी जलीय कृषि केंद्र के साथ समन्वय करके 22 से 25 जुलाई तक द्वीप समूह में झींगा पालन करने वाले मछली पालकों को लागू दरों पर टाइगर झींगा के बीज वितरित करने की योजना बनाई है। इस संबंध में द्वीप समूह के झींगा पालक जो लाभ उठाने के इच्छुक है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 22 जुलाई तक कार्यावधि के दौरान मत्स्य निदेशालय के तकनीकी अनुभाग में आए। उत्कल समाज पोर्ट ब्लेयर की ओर से द्वीप समूह के प्रतिभावान कलाकारों को उड़ीसी नृत्य सिखाने की पहल की गई। इसके तहत कल एक दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा के उत्सव के सिलसिले में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन अंडमान स्थित उत्कल समाज ने किया। ओडिशा की पारंपरिक नृत्य ओडिशी ने सबको आकर्षित किया। ओडिशा सरकार के प्रायोजन से 9 नृतकों की टीम अंडमान आई। कल रात स्थानीय प्रतिभावान नृतकों के लिए एक दिन की ओडिशी नृत्य की प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई, जिसमें ओडिशी नृत्य के गुरु ने स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित किया। आलोचित फेनी लेफ्ट टू राइट को नेबे चाहिए उत्क्षिप्त से कॉर्नर को तापर परिवाहित डाहाण को भांगे बां को भांगे डाहाण को भांगे बां को भांगे थी इ ना आ इ क थी इ द मोमेंट सहित जमा छेड़ा हो नहीं पाद त्रिकोण भंगे बसिबे इ थी मी ता कोलेपी सुंदर तरफ। थैंक यू थैंक यू। इस अवसर पर उत्कल समाज के प्रमुख बसंत कुमार जैना ने ओडिशा सरकार का धन्यवाद ज्ञापन किया और अंडमान प्रशासन से भविष्य में इस नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए मदद की गुहार लगाई। जय जगन्नाथ। मैं बसंत कुमार जैना और मेरा ये साथी लोग, हमारा उत्कल समाज का सारे मेंबर, हमारा जो ये साल का जो रथ यात्रा जुलाई महीना का 7 तारीख से स्टार्ट होके जुलाई महीना 15 तारीख तक चला। यही उपलक्ष्य हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का तरफ से एक कल्चरल टीम यहाँ पर स्पॉन्सर हुआ था। वो लोग रथ यात्रा का दौरान बहुत सारे उड़ीसा का जो डांस फॉर्म होता है, ओडिशी डांस, यहाँ पर परफॉर्म किए। संध्या समय, प्रत्येक दिन संध्या समय में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम अनुष्ठित हुआ। इसमें से उड़ीसा का से जो आए हुए थे, ये भी अपना कला नृत्य यहाँ प्रदर्शन किए हैं। इसी को पूरा अंडमान का जो रहने वाले हैं इसको उपभोग किए। और ये प्रोग्राम का बाद आज का संध्या समय में हम एक ओडिशी नृत्य का एक 2 घंटा का वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए हैं। यहीं पर उत्कल समाज में ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें ये प्रोग्राम में करीब 25 से 30 पार्टिसिपेंट्स भाग लिए और ओडिशी नृत्य का जो विभिन्न अंग और इसका जो शैली है इसको प्रशिक्षण प्रदान किए। वहाँ से जो आए थे, जो टीम है, गुरुजी थे, वो प्रशिक्षण प्रदान किए हैं। और मैं यही माध्यम से मैं अंडमान गवर्नमेंट का जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनको मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे लिए कुछ यही प्रोग्राम को कैसे और आगे करें, कैसे इनको बुला के, उड़ीसा से बुला के, यहाँ का जो रहने वाले हैं, अंडमान में जो रहने वाले जो है वो बहुत सारे बंगाली कम्युनिटी का है और उनका बहुत आग्रह है ओडिसी डांस सीखने के लिए।
ऐसा कुछ सुविधा होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उड़ीसा गवर्नमेंट को भी शामिल करके उनका सपोर्ट लेके यहाँ पर भी कुछ वर्कशॉप 2-3 महीना में एक बार, नहीं तो कोई छुट्टी का टाइम में, पर्टिकुलर छुट्टी का टाइम में जब स्कूल छुट्टी हो जाता है उसी टाइम में वर्कशॉप करेंगे तो बहुत यहाँ का जो लोग है इसका भी लाभ उठाएंगे। जय जगन्नाथ। देखिए, अंडमान तो अभी मेन इंडिया से बहुत दूर पर ये है, यहाँ पर तो ओडिसी नृत्य कुछ स्कोप नहीं है। तो आज मैंने देखा बहुत, अब यहाँ का जो उत्कल समाज का जो उड़ीसा वासी का जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका बहुत आग्रह है जो ये नृत्य सीखने के लिए। तो मैंने आज देखा, जो मैंने स्टडी किया, उनको यदि 1 महीना 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ये बच्चे लोग बहुत डेवलप कर सकते हैं एवं अंडमान में उड़िया कल्चर के ऊपर बहुत जगह प्रचार प्रसार होगा, उड़ीसा नृत्य प्रचार प्रसार होगा। और अब मौसम कार्यालय द्वारा मौसम पूर्वानुमान में जारी किया गया है। द्वीप समूह में अगले 7 दिनों के लिए हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इस अवधि के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। द्वीप समूह के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चल सकती है। इस दौरान समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को 20 जुलाई तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। जो मछुआरे पहले ही समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत वापस आ जाएं। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन की वर्षगांठ कल और पोर्ट ब्लेयर में ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।